अब आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, आप मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? हाँ सर, मोबाइल से ही हूँ। क्यों, आप लैपटॉप से हो करिए ना, मतलब नेक्स्ट टाइम से करिए लैपटॉप से, आपको अच्छा रहेगा ना, आपको ठीक दिखने में। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप से कनेक्ट। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो अभी के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, SP01 SP02, ये दो कंपनी कोड हमने कल बनाया था। SP01 SP02, अभी SP01 को इसके साथ लिंक कर रहे हैं। कंपनी क्या था, SAVAN, सावन आ गया जी। यहाँ भी और यहाँ भी। हम्म। हम्म। अभी लिंक हो गया, इसको सेव करेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट था कल एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सावन। देखिए इतना सारा रिक्वेस्ट है, हमको इस रिक्वेस्ट को हम्म। pick करना है, तो उसको सिलेक्ट करके एंटर। ठीक है। हो गया, अभी लिंक हो गया है कंपनी कोड के साथ, इसका काम खत्म। नेक्स्ट क्या है देखिए, प्लांट प्लांट को असाइन करना है किसके हम्म। साथ, कंपनी कोड के साथ, इसको इसके साथ। वो ठीक है। कैसे होगा, लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ठीक है। ये पाथ में जाएंगे, यहाँ पे न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे। हम्म। कंपनी कोड है SP01, सावन पावर। प्लांट है हमारा, क्या प्लांट है, SP01 सेम। SP01। इसको यहाँ पे क्लिक करके लिंक कर देंगे, एंटर। कंट्री ऑफ प्लांट डिफर फ्रॉम कंट्री ऑफ कंपनी कोड। अच्छा, ये बोल रहा है कि कंट्री प्लांट का जो कंट्री है और कंपनी कोड की कंट्री, दोनों हम्म। डिफर कर रहे हैं। तो देख हम्म। लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसको सेव करते हैं। कंपनी कोड और प्लांट को दोनों को देख लेते हैं, क्यों डिफरेंस आ गया ऐसा। डेफिनेशंस, लॉजिस्टिक, प्लांट। प्लांट है हमारा SP01, डबल क्लिक, कंट्री, कंट्री की IND। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी कोड में एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी कोड SP01, पावर पावर। इसमें INR, अच्छा यहाँ IN दिया हुआ है, IND देना है। डी। हाँ, हम्म। इंडिया, इसके लिए वो डिफर कर रहा था। सर, दूसरा क्या था, SP02, इसमें भी IND देना होगा, इंडिया। सबका सॉफ्टवेयर में अलग अलग रहता है, किसी में IN रहता है, किसी में जैसा रहेगा वैसा डालेंगे। हो गया। ओके। ओके। अभी असाइन करेंगे प्लांट को कंपनी कोड के साथ, जो एरर आ रही थी अभी। प्लांट है SP01, न्यू एंट्रीज में जाएंगे, SP01 एंड प्लांट इज SP01, एंटर एंड सेव। हो गया, प्लांट के साथ लिंक करते हैं। दूसरा प्लांट भी ठीक है सर। करते हैं, SP01 के साथ SP02। हमारा एक ही कंपनी कोड में दो प्लांट हो गया, पावर में ही दो प्लांट हो गया, ठीक है। सेव जी। ठीक। करके वापस बैक। अब देखिए, प्लांट तो हो गया कंपनी। नेक्स्ट क्या है, हम्म। स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन तो असाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टोरेज लोकेशन हम बनाते हैं तो प्लांट हम्म। में ही बनाते हैं, प्लांट के अंदर में जाके बनाते हैं, तो इसको असाइन करने की जरूरत ठीक नहीं। है। और ठीक है सर। नेक्स्ट है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम प्लांट के साथ भी असाइन करेंगे, और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ भी असाइन करेंगे, दोनों के साथ करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट के अंदर में, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। पहले इसको कर लेते हैं हम्म। कंपनी कोड के साथ, यहाँ पे हमारा होगा ऑलरेडी। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है SP01, या अलग था कुछ, SP01 ही था, देखिए
SP01, SP02 दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोलकाता एंड उड़ीसा। इसमें कंपनी कोड को असाइन करना है, SP01 को डाल देना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा एक दूसरे से। सेव हो गया। अभी ठीक है। असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, जैसा कि मैं बोला था, इसको एक बार प्लांट के साथ और एक बार कंपनी कोड के साथ। नेक्स्ट अभी प्लांट के साथ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, न्यू एंट्रीज। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है SP01, SP01। फिर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया था SP02 और प्लांट है SP02। ये दोनों के साथ दोनों का भी कर सकते हैं कभी। तो जैसे SP01 ठीक है। प्लांट है SP02, एंटर हो गया। और फिर एक और है SP02 के साथ SP01, ये भी कर सकते हैं। SP02 के साथ SP02, समझ गया था। मतलब मेरा दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों में ठीक है। दोनों प्लांट को असाइन कर दिया मैंने एक ही बार में। आप एक एक करके भी कर सकते हैं, एक ही ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हो गया असाइनमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, ये तो परचेजिंग ग्रुप है, इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, पूरा इंडिविजुअल रहता है, किसी से लिंक नहीं है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस ऑलमोस्ट हो गया। अभी है मास्टर डेटा को चेक, कि मटेरियल मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, मटेरियल मास्टर कैसे बनाते हैं। मटेरियल मास्टर बनाने का टी कोड है MM01, ठीक है। इसमें जाएंगे, देखिए यहाँ पे मटेरियल है, इंडस्ट्री सेक्टर है, मटेरियल टाइप है, चेंज नंबर है और कॉपी फ्रॉम मटेरियल, ये सब का मतलब। ओके। तो पहला वाला क्या है, मटेरियल जस्ट लिखा है, यहाँ पे क्या रहता है, कोड। तो मटेरियल का जो कोड है दो तरीके से जनरेट होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, मटेरियल कोड जो है दो टाइप से होता है, एक होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल मटेरियल कोड का मतलब क्या है और एक्सटर्नल मटेरियल कोड का मतलब क्या है। सपोज मुझे एक मटेरियल कोड बनाना है किसका, बियरिंग। बेयरिंग एक है हमारा 6505, ये बेयरिंग का नंबर है, ये बेयरिंग का एक ठीक है। कोड मुझे बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ओके। और एक्सटर्नल में कैसे इसको समझेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं बेयरिंग का कोड यहाँ पे B000001 अगर ये रखना चाहता हूँ, मैं मतलब खुद से इनपुट दे रहा हूँ कि क्या नंबर जनरेट होगा, समझ रहे हैं, ये हो गया एक्सटर्नल। और अगर यहाँ पे कुछ भी नया देखे, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो सिस्टम जनरेट करेगा एक नंबर, वो कुछ भी नंबर जनरेट कर सकता है सिस्टम में जो असाइन करेंगे थ्रू मटेरियल टाइप, ठीक। तो वो होगा ठीक है। इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल में जैसे मैं नंबर रेंजेस सेट करता हूँ, जैसे सपोज 1000 से 19999, ये मेरा नंबर रेंजेस है। तो जब भी मैं बेयरिंग बनाऊंगा कोड क्या जनरेट होगा, 10001। दूसरा कोड अगर कोई दूसरा नंबर बनाऊंगा, दूसरा मटेरियल कोड, तो क्या होगा 10002। तो ये क्या कर रहा है, सिस्टम मुझे नंबर दे रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये होता है इंटरनल। और ठीक है एक्सटर्नल सर। है कि जो हम खुद से डालते हैं, सपोज बेयरिंग का मुझे डालना है B12345, ये डालना है, ये नंबर मुझे इसके लिए चाहिए, तो ये जनरेट अगर होता है तो ये एक्सटर्नल होता है। तो आगे मैं दिखाता हूँ ठीक है। कैसे नंबरिंग यहाँ पे जनरेट होता है। तो पहले इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बनाते हैं, इसका टी कोड है OMS3। OMS3 में जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, पूरा इंडिपेंडेंट है, किसी से लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आइडेंटिफाई ठीक करता है है। कि आप किस इंडस्ट्रीज के लिए मटेरियल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, अगर आपका इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप नया बना सकते हो, नई एंट्रीज में इंडस्ट्री डाल के, इंडस्ट्री टाइप डाल के यहाँ पे बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर जस्ट इंडिकेट करता है कि वो क्या कौन सा इंडस्ट्रीज के लिए हम बना रहे हैं। सपोज मैं IT इंडस्ट्रीज डाल देता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ से।
वो भी अवेलेबल है। अब देखिए मटेरियल टाइप एक बहुत बड़ा चीज है। इसी से नंबर जनरेट होता है सिस्टम में, इसी से बहुत चीज कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नया मटेरियल टाइप बनाएंगे। नया ठीक है। मटेरियल टाइप बनाने का टी कोड क्या है? OMS2, ठीक है। तो OMS2 में जाके हम मटेरियल टाइप को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल टाइप रहेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट न्यू एंट्रीज करेंगे ना बनाने के लिए, तो आपको सिस्टम बनाने नहीं देगा। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि जो भी मटेरियल टाइप यहाँ पे आप नया बनाना चाहते हैं वो डायरेक्ट न्यू एंट्रीज में क्लिक करके नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए सिस्टम बनाने नहीं देगा आपको। यहाँ पे लिख रहा है कॉपी एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप, ठीक है। ये मैसेज दे रहा सिस्टम। इसका मतलब है कि आपको किसी को कॉपी करके ही बनाना है, ना कि आपको इंडिविजुअल बनाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ठीक कुछ, है। हाँ, तो सिस्टम क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप हमको देता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो क्या क्या स्टैंडर्ड है? जैसे मटेरियल टाइप हो गया स्टैंडर्ड में हो गया जैसे ROH, दिस इज फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। उसी तरह से ठीक है। ERSA, दिस इज फॉर स्पेयर। ये आपको हर जगह मिलेगा, जब जिस कंपनी में भी आप SAP यूज कर रहे हो उस कंपनी में ये सब जैसा स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे मटेरियल टाइप हो गया ये, उसके बाद हो गया FERT, ये हो गया आपका फिनिश्ड गुड्स। HAWA, ये हो गया आपका कंज्यूमेबल आइटम्स। तो इस तरह से हम मटेरियल टाइप को सेग्रीगेट करते हैं सिमिलर मटेरियल का, ठीक है। तो जो भी जैसे सेल्स का मटेरियल होगा वो फिनिश ठीक है। में बनेगा, जो भी स्पेयर्स मंगाना होगा इसमें बनेगा, ठीक है। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हम ये स्टैंडर्ड नाम अलग देना चाहते हैं। ROH को हम देना चाहते हैं, सपोज मेरा रहेगा Z, सपोज ZR00, ये रहेगा मेरा। इसके लिए मैं चाहता हूँ स्पेयर मटेरियल के लिए चाहता हूँ ZS00, ये रहेगा। इसके लिए चाहता हूँ F00, मैं अपना कोडिफिकेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ पे देखिए वो ROH ERSA सब रहेगा यहाँ पे। जैसे देखिए ERSA है तो यहाँ पे FERT फिनिश गुड्स है, तो सभी रहेगा यहाँ पे। जो जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा। तो जैसे स्पेयर्स के लिए हम मटेरियल टाइप बनाना चाहते हैं अपना खुद का नया, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपी एज का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे कॉपी हो गया। तो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ERSA है, इसका नाम को चेंज करेंगे। इसका नाम देना चाहते हैं हम ZS00, ZS00, ठीक है। इसको देना चाहते हैं स्पेयर पार्ट्स फॉर साबन के लिए स्पेयर पार्ट्स में मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो देखिए इसी मटेरियल टाइप में यहाँ पे एक एक्सटर्नल का ऑप्शन है, ये चेक है एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक। ये अगर चेक ठीक है। लगा देते हैं तो हमको नंबर रेंजेस बनाने का जरूरत नहीं है। जो हम नंबर देंगे वही सिस्टम मुझे जनरेट कर देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था कि एक्सटर्नल ओके, नंबर, एक्सटर्नल वाले के लिए। राइट, BR001, सपोज ये मैं नंबर दिया, यही जनरेट हो जाएगा। कुछ भी आप देंगे, जो भी आप देंगे वही नंबर जनरेट हो जाएगा इस मटेरियल के लिए। तो इसको बोलते हैं तो सर ये उस पर्पस के लिए होता होगा, सपोज करो हमने स्पेयर्स के लिए 1000 से 2000 तक एक रेंज दे दी, हम्म और हम हमें उसके बीच में कोई कोड हमने डिलीट किया और हम नया स्पेयर्स में एंटर करना चाहते हैं, एक अपना ही नंबर में डिफाइन नंबर हम्म उसमें ऐड हम्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सटर्नल यूज करते हैं हम्म। शायद। हाँ, नहीं तो सारे मटेरियल के लिए आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज में होता है कि वो खुद का मटेरियल अपना वन हिसाब बाई से वन। मॉडिफिकेशन करेगा सिस्टम के हिसाब से, ठीक। तो वो भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक। बस ओके। समझने के लिए है ये, और क्या। एंटर, हम्म। एंटर। बस ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया, मतलब पॉपअप आया, लिख रहा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपीड।
157 एंट्रीज बैकग्राउंड में कॉपी हो गया हो, चाहे वो फील्ड हो, टेबल हो, कुछ भी सेटिंग्स है वो सारे कॉपी हो गए। इसी के लिए वो सिस्टम बोलता है कि आप कॉपी करके बनाएं, ताकि बैकग्राउंड में सब कॉपी हो जाए, टेबल फील्ड्स, आपको एरर ना आ जाए। तो अभी जैसे बन गया ZS00, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी वैल्यू में डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे, हमारा वैल्यूएशन एरिया है क्या, SP01। वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट प्लांट, ठीक है। और मटेरियल हो गया ZS00, यही बनाया हमने, एंटर। देखिए फर्स्ट वाला आ गया, SP हमारा प्लांट है, SP01, SP02 भी है। तो ये मटेरियल टाइप सभी प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी प्लांट में हम यूज कर सकते हैं। जस्ट मुझे इसको यहाँ पे चेक लगाना है, इसको चेक लगाना है। ये चेक लगाने से क्या होगा, अकाउंट असाइनमेंट माने ऑटोमेटिक वैल्यू और क्वांटिटी अपडेट होगा इसी मटेरियल टाइप पे। सेव करेंगे, ठीक है। अब इसका काम खत्म, मटेरियल टाइप बन गया। अभी देखिए यहाँ पे मटेरियल टाइप आ जाएगा ZS00। यहाँ पे ZS, शायद बैक करके आना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं हुआ। MM01 अभी आ जाएगा। जैसे मैं बना रहा था लेदर इंडस्ट्रीज, ZS00 आ गया, स्पेयर पार्ट फॉर साउथ। अब देखिए, अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेरी फ्यू नंबर लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, नंबर रेंजेस जो असाइनमेंट है वो नंबर यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है सिस्टम। तो अभी क्या करना है, मैंने तो टाइप बना दिया ZS00, लेकिन वो नंबर सिस्टम क्या जनरेट करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे नंबर पहले असाइन करना होगा। नंबर असाइन करने का टी कोड है MMNR, ठीक है। MMNR में जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप है ऊपर में, मेंटेन ग्रुप, इसमें जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको मटेरियल टाइप दिख रहे हैं, तो यहीं पे अभी ZS00 जो मैं बनाया हूँ वो भी यहाँ पे अन ग्रुप में दिखाई देगा। मतलब एक कॉमन ग्रुप रहेगा, जैसे ये ग्रुप 1 इसी में रहेगा। देखिए ग्रुप 1 में सारे डिफॉल्ट मतलब जो बनाते हैं पहले यहाँ पे आके स्टॉक हो जाता है, फिर यहाँ से असाइन करते हैं। देखिए लास्ट में आ गया ये ZS00, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कोई नंबर नहीं मिला है, इसीलिए इससे मटेरियल कोड नहीं बना सकते। अभी इसको नंबर देना है, मुझे असाइन करना है नंबर रेंजेस। तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अगर अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो न्यू में कर सकते हैं, नहीं तो किसी एग्जिस्टिंग में अगर सेट करना चाहते हैं तो असाइन कर सकते हैं। तो चलिए नया बना लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो ZS00 पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, स्पेयर पार्ट्स मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स फॉर सावन। सावन के लिए स्पेयर पार्ट्स इस ग्रुप में आएगा सारे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम बोलेगा स्पेसिफाई द इंटरवल डेटा, मतलब यहाँ पे नंबर दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक नंबर आपका जनरेट होगा। तो नंबर मुझे क्या कैसे पता करना है, सेम टी कोड में जाना है, MMNR, एक नया स्क्रीन खोल के यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट नंबर क्या लिया है और क्या में नंबर सेट कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, देखिए ये सारे नंबर रेंजेस सेट करा गया है सारे मटेरियल टाइप में। तो अभी लास्ट क्या है 96 में जो नंबर रेंजेस सेट किया गया है 60 से 8 से 6200 तक, ठीक है। तो मैं इसके बाद का नंबर ले लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरा नंबर जनरेट होगा वो होगा 6201 से। जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो अवेलेबल रहेगा वो ले सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ये ले लिया हमारा 299, यहाँ तक ये नंबर के रेंजेस में दे दिया। अभी यहाँ पे जनरेट नंबर जो है ये ब्लैंक है, यहाँ पे 97 लिखेगा, देखिए हो गया 97, ठीक है। क्यों 97 हुआ, क्योंकि 96 तक ऑलरेडी बुक है मेरा, हमको नंबर जो अलॉट हुआ है सिस्टम के थ्रू 97। जस्ट सेव करने के बाद हो गया। अभी क्या हुआ देखिए, अभी तो ग्रुप बना दिए, लेकिन जो हमारा मटेरियल जो ये है ZS00 है, इसको उस ग्रुप में डालना पड़ेगा, तभी इस ग्रुप के साथ वो नंबर जनरेट होगा। तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन एलिमेंट ग्रुप, इसमें क्लिक करना, असाइन एलिमेंट ग्रुप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे।
तो मेरा जो मटेरियल टाइप है ZS00 वो किस में डालना है, तो यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे लास्ट में, ये 96 है, 97 शायद नीचे ढक गया, मतलब हाइड हो गया, नहीं दिख रहा है। एक बार नीचे करके एंटर कर देते हैं, 7 में चला जाएगा, 97 में। अभी नीचे आके देखेंगे लास्ट, देखिए स्पेयर पार्ट्स फॉर सावन ZS00, ये इस ग्रुप में आ गया और ऊपर का ग्रुप से हट गया, यहाँ पे जो था यहाँ पे देखिए हट गया लास्ट में। तो अभी अनअसाइंड था वो असाइंड हो गया, ZRR लास्ट है इसका, और ZSS जो मैं बनाया था ZS0 इस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी क्या मैंने किया, नंबर रेंजेस सेट कर दिया। अब जो सिस्टम नंबर जनरेट करेगा 6201 से करेगा, देखिए अभी हम मटेरियल टाइप मटेरियल कोड बना सकते हैं, जो एरर दे रहा था अभी नहीं देगा। तो यही था ZS00, एंटर, देखिए अभी एरर नहीं दिया, डायरेक्ट खुल गया ये सिलेक्ट व्यू। ठीक है, तो सिलेक्ट व्यू में क्या होता है, जो भी बेसिक डेटा या जो भी हमको डेटा इनपुट करना है, जो जो हमको फील्ड्स देना है इम्पोर्टेंट, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है बेसिक डेटा 1, परचेजिंग डेटा, जनरल डेटा एंड अकाउंटिंग 1। तो आप बोलेंगे ये सब क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब, ये सब क्या है, अदर मॉड्यूल्स के लिए रिलेटेड है। अगर जहाँ पे MRP चलता है, MRP कब चलता है, जब पीपी का मॉड्यूल जहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग, तो उसके लिए ये MRP टैब भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे वेयर हाउस मैनेजमेंट चल रहा है तो ये दोनों सिलेक्ट करेंगे, तो जो कहीं पे क्वालिटी चल रहा है तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमको जो जो चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स है ये 4, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग एंड जनरल स्टोरेज एंड अकाउंटिंग 1, ये 4 लेने से हमारा प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो सकता है। तो जस्ट ये 4 लेके एंटर प्रेस करेंगे। अभी आ गया प्लांट, प्लांट मांग रहा है यहाँ पे, प्लांट दे देंगे SP01, SP01। स्टोरेज लोकेशन हमारा SP01 था ना कुछ अलग था, आ नहीं रहा है, SL01 था स्टोरेज लोकेशन, इसीलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे होगा SL01 है, देखिए आ गया SL01। ठीक है, हाँ, जस्ट एंटर। अभी एक एरर दे रहा है, द कंपनी कोड SP डज नॉट एग्जिस्ट और हैज नॉट फुल्ली मेंटेन्ड। अभी क्या है देखिए, इसमें FI का जो सेटिंग्स है वो पहले होता है, तो FI का सेटिंग्स कंप्लीट इसमें नहीं करा गया है। ठीक है, आपके कंपनी कोड में FI का कुछ भी सेटिंग्स नहीं है, इसके वजह से एरर दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है डिफाइन कॉपी, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोबल पैरामीटर में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कुछ सेटिंग्स मिस कर गए हम लोग FI का। ठीक है, उसको मैं अभी यहाँ पे ठीक करता हूँ। पहले मेंटेन कंपनी कोड, इसमें लास्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कंपनी कोड SP01 होना चाहिए, ये है। और यहाँ पे ईयर बोले तो आज का दे देता हूँ, मैंने 2020 दे देता हूँ। और अभी चल रहा है 12 का मतलब है मार्च। ये जस्ट एंटर एंटर एंटर, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और FI का एक सेटिंग्स है जो कि हमको मेंटेन करना है, फाइनेंस रिलेटेड। पोजीशन SP01, इसीलिए मैं बोला था कि फाइनेंस वाले पहले इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से तैयार कर देंगे, तब MM वाले काम करते हैं। अभी देखिए अपने कंपनी कोड तो बना लिया, लेकिन उसका चार्ट ऑफ अकाउंट, जनरल लेजर कुछ भी नहीं है, इसके वजह से एरर दे रहा है। तो मैं पहले उसको असाइन कर देता हूँ, असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी कोड। अच्छा, प्लांट में साइन प्लांट टू कंपनी कोड। एक काम करते हैं, कंपनी कोड इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसको लेते हैं। जैसे हमारे सेल में प्लांट है आपका SP01, एंटर इज ऑलरेडी असाइंड। इससे क्या है कि फाइनेंस का डेटा हम दूसरा कंपनी कोड का यूज कर पाएंगे।
एक सेकंड, एप्लीकेशन अभी मैंने कंपनी कोड को चेंज कर दिया है क्योंकि एफआई का सेटिंग्स वहां से आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंस का सेटिंग करने जाऊंगा तो 2-3 क्लास उसी में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का बहुत बड़ा पार्ट है, तो हमको तो एमएम तो सर ये कौन फिको वाले देखते हैं इसका? हाँ फिको वाले, करेक्ट। कंपनी कोड एक्चुअली बनाना फिको का काम है, हम लोग का एमएम का काम है आपका यहाँ से प्लांट से लेके ये सब, जिसमें बताने के लिए यहाँ से आपका स्ट्रक्चर लिया था। तो जैसे अभी कि मैं असाइन कर दिया हूँ, अभी देखिए हो जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। सेंटर एंटर, आपका प्लांट ही लेंगे SP01 एंड स्टोरेज वेसल 01, एंटर। अरे अभी भी बोल रहा है तो कंपनी कोड इज नॉट फुल्ली मेंटेन्ड। इसको देखना पड़ता है, एक सेकंड। SP01 already assigned. SP01 हो गया। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था SP01, इसमें कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा। अभी हो जाना चाहिए। में जाएंगे, एंटर एंटर, SP01 सेल 01, अभी हो गया देखिए, ठीक है। तो क्या है एफआई का सेटिंग्स जो था मैंने एग्जिस्टिंग कंपनी का इसमें कैरी कर लिया, तब जाके मुझे इतना करना नहीं पड़ा, अब सीधा प्लांट से रिलेटेड सारे सेटिंग्स करेंगे। तो अभी मैं बना रहा हूँ मटेरियल कोड, ठीक है। देखिए कोड क्या जनरेट हुआ 6203, यही सीरीज में मैंने सेट किया था। तो अभी अभी आ गया मटेरियल, मान लीजिए मुझे बनाना था बियरिंग 62505, ये मुझे बनाना था। अभी देखिए बेस ऑफ यूनिट मेजर ये क्या होता है, ईच में आएगा, सेट में आएगा, या लीटर में आएगा, किलो में आएगा, वो बेस ऑफ यूनिट मेजर यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो सपोज बेयरिंग है तो ईच में ही आएगा डेफिनेटली, तो ये हो गया बेस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर। नेक्स्ट है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप क्या होता है,
ये एक इंडिविजुअल चीज है। मटेरियल ग्रुप क्या है, सिमिलर मटेरियल को हम एक ग्रुप में डालते हैं। जैसे बेयरिंग है तो बेयरिंग का एक ग्रुप बना देते हैं और सारे बेयरिंग उसी में क्रिएट करते चले जाते हैं। तो हमको जब बेयरिंग खोजना होगा तो मैं इस ग्रुप से भी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ कि इस ग्रुप में कितना है। तो ये अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको क्लब करते हैं, कैसे आप सिस्टम में असाइन करते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बना देंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उसी में डाल देंगे। तो जैसे मैं डाल देता हूँ, मान ठीक लीजिए है। इंजन, इंजन के लिए बेयरिंग आ रहा है। यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन सपोज हम्म, ये डाल देता हूँ कि ये डिवीजन मतलब किससे रिलेटेड है। सपोज पावर से रिलेटेड है, पावर प्लांट के लिए मैं ला रहा हूँ तो पावर डाल देंगे। और यहाँ पे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एंटर। हम्म, हाँ अभी आ गया, देखिए परचेज टैब में, परचेज टैब में आ गया यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप हमने क्या बनाया था, SP01, सॉरी SP1 के लिए ये आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे असाइन कर दिए। बाकी यहाँ पे ठीक है। और कुछ नहीं डालना है। और देखे होंगे आप कंपनी में जब भी डुप्लीकेट मटेरियल्स रहते हैं या फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट आएगा कि मटेरियल कोड को ब्लॉक कर दो, ये मटेरियल कोड और यूज ना हो फ्यूचर में, उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स है, ये प्लांट हम्म, स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस। यहाँ पे 01 लगा देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, प्रोक्यूरमेंट पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। BP लगाएंगे तो ब्लॉक फॉर परचेजिंग। सबका अलग अलग ब्लॉक करने का है, फुल ब्लॉक करना है तो 01। ठीक है। ठीक है, तो सर ये जो इसके वेरियस वो है, एक सेकंड ओपन करना। हाँ। हम्म। हाँ सर, ये जो सेकंड है, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट टास्क और लिस्ट व्यू में, एंड। हाँ हाँ जी, इसमें क्या आएगा, मीन्स किस पर्पज के लिए ये, यूज करते हैं इसको? हाँ ये करते हैं टास्क लिस्ट एंड बॉम्ब, PP के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग या प्लांट मेंटेनेंस। तो उसमें बॉम्ब अच्छा। जहाँ पे यूज हो रहा है, टास्क लिस्ट यूज हो रहा हम्म, है। ठीक है, हम्म, बिल ऑफ मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके लिए ब्लॉक कर सकते ठीक है। हैं। हाँ फिर ये और सर अगर ब्लॉक फॉर परचेसिंग करते हैं हाँ तो ब्लॉक दैट मीन्स ये परचेज वालों परचेजिंग के के लिए लिए। ये हाँ ब्लॉक हो जाएगा। हाँ राइट। मैंने इससे, मतलब ये नया आइटम हम नहीं हाँ इसको खरीद हाँ सकते। नया आइटम नहीं खरीद सकते, लेकिन जो अगर कोई ऑर्डर बना के रखा है तो पुराना रिसीव कर सकते हैं हम। अगर ये 01 लगा देंगे तो रिसीव भी नहीं कर सकते, मतलब गुड्स रिसीव भी नहीं कर सकते हम। अगर पहले से भी बना के रखे हैं वो ठीक भी है। रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है। और हम्म। एक के है सर इसमें क्या है, हाँ जी, सब पोस्ट, एक्सप्लेन कर दो सर थोड़ा। हाँ के है जो कॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसा मत समझिए कि आपका कंपनी में सेम टू सेम इस तरह से रहेगा। आपका वहाँ पे हम्म, सपोज एक दो, ये दो ही रहेंगे, ये सब नहीं रहेंगे, या फिर इससे भी हम्म, ज्यादा ज्यादा रह सकते हैं। तो हम्म, आपको समझना है कि एज पर रिक्वायरमेंट वो हम बना सकते हैं कि किस लेवल पे हमको ब्लॉक करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये जैसे कॉस्टिंग, हम्म, कॉस्टिंग के लिए बंद कर दिया है इसको, इस कोई ओके। कॉस्टिंग में इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम्म, क्लियर है। हाँ। तो नेक्स्ट आगे जाते हैं। यहाँ पे और कुछ डालना नहीं है, जस्ट एंटर। और ये देखिए यहाँ पे एक टॉलरेंस का आपको दिख रहा होगा, परचेजिंग वैल्यू की, ये दिख रहा होगा आपको हम्म, यहाँ पे। ये क्या होता है, ये जस्ट हम्म, एक हम्म, टॉलरेंस के लिए है। मतलब टॉलरेंस कहाँ पे यूज होता है, जैसे कंज्यूमेबल आइटम हो गया। कंज्यूमेबल आइटम मतलब ठीक कि है। जैसे डीजल। ठीक है, आपने 10,000 ओके। डीजल, 10,000 लीटर डीजल ऑर्डर किया है, तो वो डीजल को टैंक में डालते वक्त 2 लीटर गिर गया मान लीजिए, या फिर लाते वक्त ठीक है। थोड़ा सा उड़ गया। ठीक है, तो उसके ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मटेरियल टॉलरेंस सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 5%, अगर बोलेगा 5% में टॉलरेंस हम्म, मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 ये वाला डाल देंगे, ये वाला 5%। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से मैं और भी बना सकता हूँ। ठीक है। हाँ तो मिनिमम टॉलरेंस जितना रहेगा वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अंडर टॉलरेंस, ओवर टॉलरेंस। ठीक है, उसके लिए है। और हम्म, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एंटर। अभी देखिए नेक्स्ट आ गया प्लांट डेटा स्टोरेज लोकेशन 1। यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये सब EWM से रिलेटेड है, स्टोरेज बीन्स, ये सब EWM जो मॉड्यूल होता है ना, एम्बेडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसके लिए है। तो देखिए हम्म, स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आ चुका है, SL001। इसको एंटर प्रेस करेंगे। हम्म, हाँ ये देखिए अकाउंटिंग 1 में भी आ गया, ये मेन पार्ट है। अकाउंटिंग 1 में क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यूएशन क्लास आप देख रहे हैं, वैल्यूएशन क्लास क्या करता है कि ये वैल्यूएशन क्लास GL के थ्रू लिंक है, मतलब FI और MM का इंटीग्रेशन होता है इस GL से।
ठीक है, इस वैल्यूएशन क्लास से। सपोज यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैल्यूएशन क्लास है, स्पेयर पार्ट 30-40, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 30-40 को सपोज मैं डाल देता हूँ वैल्यूएशन क्लास। तो इसका यूजेस कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ एक टी कोड में। जस्ट ओबीवाईसी सेटिंग जो है ये अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एफआई से और एमएन से सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। ओबीवाईसी देखिए ये वाला। तो इसमें देखिए क्या है, बीएसएक्स। बीएसएक्स का मतलब होता है इन्वेंट्री पोस्टिंग, ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक है डब्ल्यूआरएक्स। डब्ल्यूआरएक्स क्या है, जीआरआर क्लियरिंग। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, मतलब ये सब सीखना ही पड़ेगा आपको। आगे आएगा सीन, मैंने आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये सब आएगा, इसका क्या काम है उसका क्या काम है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बीएसएक्स। बीएसएक्स में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट मांग रहा है। सपोज मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 30-40 वैल्यूएशन क्लास के साथ एक जीएल को यहाँ पे डाला गया है। तो ये जीएल क्या है, इन्वेंट्री का जीएल है। तो जो भी हमारा स्टॉक जहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा इसी जीएल पे रिकॉर्ड होगा, कितना स्टॉक है मेरा, कितना नहीं है, हाँ क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो वो तो एक बुक में जाके रिकॉर्ड होता है ना। सॉरी। तो वही यहाँ पे जीएल को असाइन करा गया है। तो ये आगे आएगा सिनारियो में भी, वो भी वैसी बहुत सेटिंग्स है। नेक्स्ट है देखिए प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का काम क्या है, यहाँ पे दो तरह का प्राइस कंट्रोल होता है, वी एंड एस। वी का मतलब है मूविंग प्राइस, एस का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस का यूज क्या है और मूविंग एवरेज प्राइस का यूज क्या है। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली सेल्स मटेरियल में, या फिर जो मटेरियल कोड जिसमें मुझे पता है कि उसका प्राइस फिक्स है, उस जगह में मैं फिक्स करना है मुझे, इसके लिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस का यूज करूंगा। और मूविंग प्राइस का मतलब है जिसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है। सपोज मैं आज कुछ खरीद के लाया मार्केट से, जिसका 1 किलो का दाम था 10 रुपया, कल जाएंगे तो वो हो सकता है 12 रुपया हो या 9 रुपया हो, घटेगा बढ़ेगा, जिसका प्राइस वो मूविंग प्राइस में रहेगा। और जिसका फिक्स प्राइस रहेगा, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जैसे सेल्स मटेरियल, मेरा जो कोई सेल्स है, मतलब मैं स्टील बनाता हूँ, सपोज स्टील कंपनी है, तो उसका 1 महीना का प्राइस मैं फिक्स कर दिया कि 1 महीना तक इसका प्राइस जो भी ऑर्डर बनेगा वो 10,000 पर किलो पे बनेगा। तो वो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस सेट करके यहाँ पे 10,000 फिक्स कर दूंगा। तो जब भी ऑर्डर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यही प्राइस पिक करेगा, चेंज करने नहीं देगा सिस्टम में, क्योंकि मैं इसको मास्टर में मेंटेन कर दिया हूँ, ठीक है। ठीक है सर, अगर इसको एडिट कर हम्म है ना, हमने फिक्स कर दिया है अमाउंट, और उसके बाद हम चाहते हैं जैसे अभी हम सेल्स के लिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम उसको 10,000 का उसकी वैल्यू हमने फिक्स की है, ठीक और है। इन फ्यूचर हम उसको 15,000 करना चाहते हैं, तो हम्म सर उसको चेंज कर कैसे सकते करेंगे? हैं, कर सकते हैं चेंज। कैसे? यहाँ से ही कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मास्टर डेटा से कर सकते हैं। और तो नहीं सर उसके लिए MM02 चलाना पड़ेगा हमें, या कौन सी? MM02 चलाना पड़ेगा, और एक है MM MM एक सेकेंड, एक टी कोड है /o MM21 MM21 MR21 सॉरी। हाँ ये देखिए यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइस रहेगा आपका मटेरियल का, यहाँ पे कंपनी कोड प्लांट रेफरेंस देके यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे उसके बाद से? हाँ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, किसका प्राइस चेंज करना है मुझे। जैसे पीओ मैंने बना दिया, ठीक है, अभी उसका प्राइस वहाँ पे चेंज करना है। तो ये अभी बनाने के बाद एक प्रैक्टिकल दिखा दूंगा मैं करके, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे भी लेते हैं, वी फॉर मूविंग प्राइस। मूविंग प्राइस में क्या है, यहाँ पे मूविंग प्राइस जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसे लास्ट जो हुआ है वही यहाँ पे पिक करेगा, और वो ऑटोमेटिकली जितना बार प्रोक्योरमेंट करेंगे जिस रेट से वो चेंज होता जाएगा। जस्ट एंटर एंड सेव। अभी हमारा मटेरियल कोड जनरेट हो गया 6203, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल कोड।
देखिए आपको अगर बाउंस होने लगे कि ज़्यादा हो गया है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टॉप करूँगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे कि अभी मैंने मटेरियल बना दिया, नेक्स्ट क्या है हमारा, पीआर बनाएंगे, परचेज रिक्विजिशन। फर्स्ट स्टेप था हमारा परचेज रिक्विजिशन, ये वाला, ठीक है। ये बनाने जा रहा हूँ, इसका कोड है ME51N। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं सर्विस के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप मेंटेन करना चाहता हूँ, रॉ मटेरियल का जितना पीआर बनेगा उसका अलग एक डॉक्यूमेंट टाइप मेंटेन करना चाहता हूँ, अगर मेरा स्पेयर्स का जितना होगा उसका अलग मटेरियल टाइप मेंटेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपनी में अलग ठीक अलग है। मटेरियल टाइप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे आपको पता करना होगा कि मेरा रॉ मटेरियल का कितना पीओ जनरेट हुआ, पीआर जनरेट हुआ, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने मटेरियल कोड यहाँ पे एक बनाया था, वो मटेरियल कोड लेके पीआर जनरेट करेंगे। मटेरियल कोड क्या था, 6203। ड्रॉप डाउन में भी देख लेते हैं, प्लांट था हमारा SP01, आ गया यहाँ पे मटेरियल टाइप 6203 आ गया। प्लांट यहाँ मांग रहा है SP01, प्लांट दे देंगे। क्वांटिटी दे देंगे, सपोज मैं मंगा रहा हूँ 400। परचेजिंग ग्रुप था SP1, रिक्वेशनर जैसे VAN एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन भी डाल देते हैं SL01। अभी देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया। इंटर वैल्यूएशन प्राइस, एक एवरेज प्राइस मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है, मतलब कितना प्राइस हो सकता है इसका पर पीस का। सपोज यहाँ पे मैं दे दिया 500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऊपर। सिस्टम मैसेज दे रहा है नो मैसेज इशू ड्यूरिंग चेक, मतलब कुछ भी मैसेज नहीं है, मतलब ये ओके है, डॉक्यूमेंट पूरा ओके है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज, रिलीज स्ट्रेटजी, ये आ गया है, पहले नहीं था अभी आ गया। तो ये रिलीज स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, ये जस्ट एक पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम है, ठीक है। ठीक हाँ, जैसे आपका जैसे है। ये पीआर बना तो दिया आपने, आपको जैसे एक बेयरिंग चाहिए आपने बना दिया, लेकिन इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपका सीनियर से, जैसे मैनेजर आपका है तो अप्रूव करेगा, फिर सीनियर मैनेजर करेगा, फिर जनरल मैनेजर परचेज का करेगा, तब जाके ये ऑर्डर बनने के लिए जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो ये कोड जितना भी डाल रहे हैं ये 8 टाइम्स हम डाल सकते हैं, मतलब अभी थ्री थ्री लेवल में है, ये 8 लेवल में हम मेंटेन करते 8 लेवल। हैं। हाँ राइट। तो इसको हम सेव करते हैं। जस्ट हमारा पीआर जनरेट हो गया, पीआर का नंबर हो गया क्या, 5000 क्रिएटेड। सी यहाँ पे पीआर जनरेट हो गया, सपोज ये हो गया हमारा पीआर नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, अभी पीआर हो गया, पीआर हम मैंने सबमिट कर दिया कहाँ पे, परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज ऑर्डर बनाएगा, ठीक है। ठीक है। तो परचेज ऑर्डर बनाने से पहले मुझे इस पीआर को रिलीज करना पड़ता है। तो रिलीज करने का टी कोड क्या है, ME54N। इस रिलीज मतलब ये अप्रूव करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए यही पीआर था मेरा, यही बेयरिंग का मैंने बनाया था 400 क्वांटिटी का, आ गया है मेरा पीआर यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे जस्ट रिलीज में क्लिक करूंगा, रिलीज रिलीज एंड रिलीज, तीनों लेवल पे मैं ही रिलीज कर दिया, लेकिन एक्चुअली में 3 अलग अलग लोग रहेंगे रिलीज करने के लिए यहाँ तो पे। इसके लिए सर ये ऑथराइज होगा ना, मीन्स हाँ जब हम राइट सिस्टमेटिक काम करेंगे राइट तो राइट। मैं अपने ही ले, मतलब वो सेटिंग कहाँ पे होती है, वो कैसे उसको हम फॉलो अब अप करते हैं? ये सब रिलीज स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैं आगे बताऊंगा। अभी बेसिक से चल रहा हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आपको रिलीज स्ट्रेटजी, प्राइसिंग प्रोसीजर, OBIC ठीक सेटिंग्स, है। ये सब अलग से मैं बताऊंगा, ये सब का 2 3 4 क्लास करके होगा, ठीक है। ओके। ओके। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको मैं बताऊंगा अच्छे से।
ठीक है। तो अभी अभी के लिए देख लीजिए, ये रिलीज मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसको सेव कर दिया है। ठीक है, नाउ बैक। अब यहाँ पे मैं पीओ बना सकता हूँ। पीओ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेंडर चाहिए, क्योंकि मैं किसको ये ऑर्डर दे रहा हूँ, कौन से वेंडर को ये ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वेंडर कोड बनाना पड़ेगा मुझे, XK01। वेंडर कोड बनाने का टी कोड है XK01। तो वेंडर, ये मास्टर डेटा बना रहा हूँ, वेंडर का मास्टर डेटा। ठीक है। तो वेंडर का मास्टर डेटा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ग्रुप। देखिए यहाँ भी वेंडर जो कोड है ना, वो सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप जैसे मैं बताया उसी तरह से मेंटेन होता है। आप खुद से वेंडर का नंबर दे सकते हैं, नहीं तो सिस्टम जनरेट करेगा। तो बेसिकली वो सिस्टम जनरेट ही करता है मैक्सिमम कंपनीज में। तो यहाँ कंपनी कोड दे देते हैं, सपोज यहाँ पे MISL दे देते हैं, क्योंकि आपका कंपनी कोड नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें FI का सेटिंग्स नहीं है, लेकिन परचेजिंग आपका डालूंगा यहाँ पे SP, सॉरी ये भी वही डालना पड़ेगा। परचेजिंग भी FI में आता है, लिंक है उससे कंपनी कोड से ना, इसकी वजह से। तो यहाँ अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप का क्या होता है कि जैसे बहुत सारे टाइप के वेंडर आपके कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब गुड्स डिलीवर कर रहे होते हैं। तो तरह तरह के वेंडर होते हैं, जैसे सर्विस वेंडर, एक वेंडर है जो सर्विस करता है हमारे कंपनी में, तो वो अलग टाइप का होगा। एम्प्लॉय भी एक वेंडर है, तो एम्प्लॉय वेंडर एक अलग मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से रॉ मटेरियल वेंडर, डोमेस्टिक वेंडर, ये देखिए डोमेस्टिक हुआ, एक्सपोर्ट वेंडर, अगर अब आउटसाइड इंडिया है तो एक्सपोर्ट वेंडर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेंडर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो क्या होता है, हमको रिपोर्टिंग पर्पस में आसानी होता है। जैसे आपको मैनेजमेंट बोलेगा कि कितना एम्प्लॉयज है हमारे कंपनीज में, तो आप एम्प्लॉय वेंडर बोल के एक ग्रुप बनाए होंगे, सारे एम्प्लॉय उसी में क्रिएट होगा। तो आप क्या करेंगे, फटाक से वो ग्रुप से रिपोर्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर्पस के लिए मैं इसको अलग रखते हैं, चेंज करते हैं। तो सपोज यहाँ से मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ कोई भी, ये ग्रुप भी किसी से रिलेटेड नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है जस्ट। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक डोमेस्टिक वेंडर का ले लेता हूँ, लाइक ये ले लेता हूँ एक डोमेस्टिक वेंडर XYZ। ठीक है, ये लेने के बाद एंटर, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, अभी वेंडर का फॉर्म खुल गया। यहाँ पे वेंडर का पूरा डेटा डालना पड़ता है, जैसे मिस्टर, यहाँ पे वेंडर का नाम है सावन मान लीजिए, यहाँ पे भी वेंडर का नाम दे दिया, एड्रेस उसका पूरा फिलअप करना पड़ता है, लाइक इस कंट्री हो गया IND, स्टेट हो गया मान लीजिए 21 या फिर 19 वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद जो भी डिटेल है, फोन है, टेलीफोन है, मेल ID है, कुछ भी है यहाँ पे सब भर देंगे डिटेल्स। ये सारे डालने के बाद जस्ट एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है सिस्टम में, एक चीज मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फील्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे फील्ड्स दिख रहे हैं। तो आपको जैसे चाहिए कि ये फील्ड मुझे नहीं चाहिए, या ये फील्ड मुझे हाइड करना है, या मैंडेटरी रखना है कि ये बिना सिटी डाल के आगे नहीं जा पाए, यहीं पे रुक जाए। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, /OBD4। OBD4 नहीं, गलत हो गया, एक सेकंड, एक्टिव कोड था OBD2। ये तो कस्टमर को OBD2 कस्टमर अकाउंट ग्रुप 3, OBD3 में गया। यहाँ पे देखिए सारे ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे वेंडर बना रहा हूँ अभी, वो कौन सा ग्रुप में बना रहा हूँ, वो है XYDG। ठीक है, तो XYDG ग्रुप में बना रहा हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो जैसे यहाँ पे अगर ये नेम नहीं डालेंगे तो ये आगे सिस्टम बढ़ने नहीं देगा। अभी बढ़ने दे रहा है, देखिए एंटर मारने से आगे जाने दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नेम जब तक फिलअप ना करे उसको सिस्टम आगे जाने ना दे, सेव करने ना दे। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ZY, क्या था, Z से कुछ था, ZYDG, ये वाला मैंने सिलेक्ट करा है मेट का अकाउंट ग्रुप। इस पर डबल क्लिक करेंगे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग डेटा, वो ये 3 डेटा यहाँ पे रहता है, जिससे हम सारा कंट्रोल करते हैं फील्ड्स को, कि कौन सा फील्ड को क्या मैंडेटरी रखना है कि नहीं। सपोज जनरल डेटा में गए, यहाँ पे एड्रेस है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है, पेमेंट है, कॉन्टैक्ट है, ये सब सारे टैब है। तो एड्रेस में मैं डबल क्लिक किया, नेम 1। अभी देखिए यहाँ पे 4 चीज दिख रहा होगा आपको, सप्रेस, रिक्वायर्ड एंट्रीज, ऑप्शनल एंट्रीज एंड डिस्प्ले। तो ये चारों का मतलब क्या है? अगर सप्रेस में इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो फील्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं रिक्वायर एंट्री करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं यहाँ पे बिना डेटा डाल के आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब एंटर करके आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे डेटा डालना ही पड़ेगा मुझे, मैंडेटरी हो जाएगा, जस्ट मैंडेटरी करने के लिए। ऑप्शनल एंट्री, अभी जो देखिए यहाँ पे जो भी है ये सब ऑप्शनल है, ये सारे ऑप्शनल है, माने हम डेटा देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी सिस्टम आगे जाने देगा, मुझे सेव करने देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले। अगर मैं डिस्प्ले में सिलेक्ट करता हूँ तो ये फील्ड को खाली देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जैसे ये डिस्प्ले में है वेंडर, हाँ, तो इस तरह से हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सारे फील्ड्स एंड टेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे नेम 1 को मैं रिक्वायर एंट्री कर देता हूँ, नेम 1 को, और सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब अभी क्या है, ये जो वेंडर है यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे नेम नहीं डाल के भी मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन अब देखिए अब क्या होगा सिस्टम में। अब जब मैं वेंडर बनाऊंगा और सेम ये मटेरियल ग्रुप लूंगा, एंटर, देखिए यहाँ पे एक टिक आ गया, ये हो गया मैंडेटरी, मतलब इसको बिना डाले आप नहीं जा सकेंगे आगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सामान, ऐसे VN, देखिए क्या बोल रहा है, फील्ड इन द ऑल रिक्वायर एंट्रीज, मतलब ये मैंडेटरी हो गया, अभी इसको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ये देने के बाद ही लोग आगे आगे जा पाएंगे। ठीक है। तो ये जितना भी फील्ड्स आप देख रहे हैं ना, अभी सब उसी से कंट्रोल होता है, अकाउंट ग्रुप से। समझ गए? तो क्लियर? क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैंक। सर एक्चुअली जैसे अभी आप अभी आपने बताया है ये डाटा मैंडेटरी करने के लिए, तो सर ये तो याद रखने के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए कुछ या याद तो रखने नोट के कर लिए दीजिए। डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? ये तो जस्ट एक टी कोड है, वो क्योंकि भी फर्स्ट टाइम भी कर रहा हूँ तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं नहीं टी कोड, टी कोड का, अच्छा नहीं सर टी कोड नहीं, टी कोड के अंदर जो वो 4 ऑप्शंस थे उनके मीनिंग्स में अच्छा, क्या वो ये जो ऑप्शन, वर्क करते हैं। हाँ, हम्म, तो देखिए ये तो भाई प्रैक्टिस एक बार करने से आपका हो जाएगा। एक बार वेंडर ग्रुप बना के देखेंगे, एक फील्ड मैंडेटरी करके देखेंगे, तो ये तो हो जाएगा। ये तो जस्ट याद रखने का चीज नहीं है, ये तो पाथ है। जस्ट आपको ये टी कोड याद रखना है, वो भी D3। इसमें करना क्या, कुछ नहीं, जस्ट जनरल डेटा में जाना है। अगर आपको ये सब डेटा में चेंजेस करना है तो जनरल डेटा में जाके एड्रेस में डबल क्लिक करना है, सिंपल। हाँ इसका ये मीन ये है ना सप्रेस हम्म। रिक्वायर एंट्री, हाँ हाँ, हाँ राइट। इनका मीनिंग। हाँ अच्छा, ये ये याद करने का, देखिए आप मतलब माइंड में पूरा ये, इसको ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नहीं तो सप्रेस का मतलब होता है हाइड। आप एक सप्रेस करके देख लीजिए, आप एक रिक्वायर एंट्री करके देख लीजिए, आप एक बार ऑप्शनल करके देखिए। आप एक फील्ड को टारगेट करिए, मैंने जैसे ये नेम फील्ड को टारगेट करिए, तो वहाँ पे टारगेट करने के बाद सप्रेस कर दीजिए, सप्रेस करने के बाद सेव कर दीजिए। अभी जब फिर से बना के देखिए वेंडर को उसी कोड से, X01, अभी जब बनाएंगे आप देखिए, यहाँ पे नेम गायब हो गया, गायब हो गया कि नहीं? यहाँ पे नेम आ रहा था ना, गायब हो गया। ओके, अभी वापस से सप्रेस से लाना है। हाइड हो गया। हाँ, अभी जब वापस से लाना है तो यहाँ पे रिक्वायर एंट्री में ला देना है, या फिर ओनली डिस्प्ले में ला देना है, तो रिक्वायर एंट्री में मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। देखिए अभी आ गया नेम का फिर। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप देख के इसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मैंडेटरी करना है, कैसे नहीं करना है। एक दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। नया नया है बोल के आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे याद रखते हैं। ठीक है। तो ये डेटा डालेंगे। जैसे देखिए वेंडर अगर कस्टमर भी है, अगर मेरे यहाँ माल भी सप्लाई कर रहा है और वो माल खरीद भी रहा है, तो उसको यहाँ पे भी एक कस्टमर का जो कोड रहेगा यहाँ पे मैपिंग कर देते हैं। ठीक है।
और ये सब ठीक टैक्स है। इंफॉर्मेशन लाइक जीएसटी नंबर वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर। यहाँ पे बैंक डेटा डाल सकते हैं वेंडर का, अगर बैंक अकाउंट नंबर सब ये सब होता है, कंट्री, बैंक की का मतलब होता है आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, तो बैंक डेटा यहाँ पे डाल के यहाँ से पेमेंट डिटेल भी यहाँ से ले सकता है कोई भी, तो उसके लिए है जस्ट एंटर। अभी देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है रिकन्सिलिएशन अकाउंट। रिकन्सिलिएशन अकाउंट क्या होता है कि जैसे देखिए सारा वेंडर, मान लीजिए 10,000 वेंडर है मेरे कंपनी में और सबके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारा बैलेंस शीट अगर मुझे निकालना है, ठीक, तो बैलेंस शीट निकालना है या ट्रायल बैलेंस निकालना है, तो हर वेंडर को एक लेजर बनाना पड़ेगा, जनरल लेजर, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो उसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिकन्सिलिएशन अकाउंट क्या करता है, जैसे मैं कि यहाँ पे बना दिया डोमेस्टिक्स, जैसे यहाँ बना दिया क्रेडिटर फॉर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय रिलेटेड जितना रहेगा उसको एक ही रिकन में कंबाइन कर देंगे, तो ये मेन अकाउंट होगा और सारा वेंडर क्या होगा, सब अकाउंट होगा। समझ गए? तो रॉ मटेरियल रिलेटेड जितना वेंडर रहेगा इसमें डाल देंगे। तो मुझे इससे क्या है, बेनिफिट क्या है, रिपोर्टिंग में आसानी होगी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड कितना बैलेंसेस ड्यू है। समझ रहे? तो आज ये वेंडर मास्टर लास्ट खत्म करके छोड़ देते हैं, पीओ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब हो गया, रिकन्सिलिएशन अकाउंट यहाँ पे डाल दिया, जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। ये चेक डबल इनवॉइस ये लगा देना है, इससे क्या होगा, हमारा जो इनवॉइस अगर मतलब डुप्लीकेट एंट्री होगा तो यहाँ पे सिस्टम मैसेज दे देगा। ये हो गया। और ये देखिए डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर क्या होता है, जैसे आपका आपका ट्रांजेक्शन 10,000 वेंडर से चल रहा है आपका कंपनी का, अगर उसमें कोई जैसे वेंडर को मुझे मान लीजिए 10 डेज में उसने बोला कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, तो 10 डेज में वो गुड्स अगर डिलीवर नहीं करता है तो इन दैट केस मैं उसको क्या करूंगा, रिमाइंड करूंगा कि अरे आपने 10 दिन में बोला था, आपने नहीं दिया। तो ये चीज करने के लिए 10,000 वेंडर के साथ अगर सेम चीज अगर करना है, या 1,000 वेंडर या 100 वेंडर के साथ भी अगर ये ऐसा करना है, तो मुझे हर चीज लिख के याद करके रखना पड़ेगा किस वेंडर को कब मुझे बोलना है। ठीक है, तो सिस्टम में इस काम को लिए एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको मेल ट्रिगर करता है, रिमाइंड करता है कि आपने ये गुड्स इतना दिन में देने का मैंने बात हुआ था, वो नहीं डिलीवर हुआ है। ये देखिए डनिंग प्रोसीजर उसको रिमाइंड करता है, जस्ट रिमाइंड टू वेंडर और कस्टमर जो भी है। और इसमें एक मेल फॉर्मेट रहेगा, ऑटोमेटिकली मेल उसको चला जाएगा कि आपको क्या मतलब लिखना है, जो भी उसको बताना है वो यहाँ से चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक। जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पे ऑर्डर करेंसी हो गया INR, स्कीमा ग्रुप हो गया, स्कीमा ग्रुप प्राइसिंग प्रोसीजर को हिट करता है, स्कीमा ग्रुप डाल देते हैं। यहाँ पे GR बेस्ड और सर्विस बेस्ड ये चेक लगा देते हैं, मतलब ये वेंडर गुड्स रिसीव इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा या सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा। गुड रिसीव मतलब वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है या सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो मैं दोनों के लिए रिलेवेंट कर दिया, दोनों चेक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंडेटरी नहीं है, जस्ट प्रेस एंटर और सेव। अभी हमारा वेंडर कोड 913 जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेंडर कोड हो गया, वेंडर कोड। नेक्स्ट क्लास में यही PR से PO बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, आप अभी इतना कर लीजिए, जितना भी मैं बताऊँ प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और कोई डाउट है अभी तक, क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो कर